स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस ऑनलाइन क्लास में। जीव विज्ञान की इस क्लास में हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक। हमारा टॉपिक है असंगतता अथवा अनिश्चितता। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा हुआ है, इसका थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया था परागण के बारे में। परागण क्या होता है, तो परिभाषा जो पढ़ी थी वो क्या थी कि जब परागकोश से कोई, जैसे ये परागकोश है, इस परागकोश से परागकण किसी भी माध्यम के द्वारा जब वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। परागण के प्रकार देखे थे। पुष्प में स्वपरागण हेतु और परपरागण हेतु क्या अनुकूलन पाए जाते थे, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। परपरागण की विभिन्न प्रकार की विधियां पढ़ी थी हमने। तो क्या आप अभी तक पढ़े गए टॉपिक के आधार पर बता सकते हैं कि प्रकृति में सबसे अधिक किन जीवों द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है? आंसर बिल्कुल सिंपल सा है, आसानी से आप बता सकते हैं कि ऐसे कौन से जीव होते हैं, जंतु होते हैं जिनके द्वारा प्रकृति में परागण की क्रिया सबसे अधिक होती है। और सेकंड क्वेश्चन इसी के साथ साथ में है कि पर परागण और स्वपरागण दोनों ही प्रकृति में होते हैं। इन दोनों का महत्व क्या है और हानि क्या है, ये आपको होमवर्क के रूप में करना है। परपरागण और स्वपरागण से लाभ और हानि क्या होती है, इसको आपको होमवर्क के रूप में आंसर लिखना है। तो हमने क्या पढ़ लिया था? पर परागण होता है, स्वपरागण होता है, परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। इसके बाद में होना क्या चाहिए? इसके बाद में होता ये है कि ये जो परागकण है वो अंकुरित होकर के एक परागनलिका का निर्माण करता है और इस परागनलिका के अग्रभाग में पाए जाने वाले नर युग्मक इस परागनलिका के माध्यम से बीजांड में पहुंचते हैं और वहाँ पे स्थित मादा युग्मक जो कि भ्रूणकोश में स्थित होता है, इससे संलयन होकर के एक जाइगोट का निर्माण होता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक में संलयन की इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कहेंगे हम? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस फर्टिलाइजेशन अथवा निषेचन क्रिया के लिए कई प्रकार के पद इसमें सम्मिलित होते हैं। जैसे इस परागकण और वर्तिकाग्र के मध्य सबसे पहले क्रिया होगी जिसको हम स्त्री पारस्पर क्रिया कहेंगे। उसके बाद में परागनलिका की लंबाई में वृद्धि होगी, फिर परागनलिका इस वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचेगी, बीजांड में प्रवेशित होगी तो कौन से क्षेत्र से प्रवेशित होगी, भ्रूणकोश में कैसे प्रवेशित होगी, और फिर किस प्रकार से युग्मकों के मध्य संलयन की क्रिया संपन्न होगी। तो ये सभी पद किस में आते हैं? निषेचन में आते हैं, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि परागकण अंकुरित हुई नहीं, अर्थात परागनलिका का निर्माण नहीं करे। इस वर्तिकाग्र पर परागकण आ चुका है, अब इसमें क्या होता है? अंकुरण होना चाहिए। अंकुरण की क्रिया नहीं हो रही, परागनलिका नहीं बन रही, अथवा परागनलिका इस वर्तिका में निश्चित लंबाई में वृद्धि नहीं करती, इस वर्तिका में ही फट जाती है, जिसके फलस्वरूप नर युग्मक मादा युग्मक तक नहीं पहुंच पाते। हालांकि दोनों प्रकार के जो युग्मक होते हैं वो कैसे हैं? पूर्ण रूप से क्रियाशील है, संलयन क्रिया भाग ले सकते हैं। तो हम इस स्थिति को क्या कहेंगे? सेकंड नंबर, यहाँ पर जैसे ये मान लेते हैं कि सरसों की वर्तिकाग्र है और परागकण भी है वो सरसों का है, अथवा यहाँ पे परागकण आ जाता है और गेहूं का परागकण आ जाता है, किसी अन्य पादप का परागकण आ जाता है। तो क्या ये ए पादप पर आने वाला ए परागकण अथवा बी परागकण में से अंकुरित कौन सा होगा? इस संदर्भ में हमने एक
टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था स्वबंधिता। पर परागण क्यों होता है? क्योंकि स्वबंधिता पाई जाती है। उसी पादप या पुष्प का परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होता है। इसको क्या नाम देते हैं? स्वबंधिता। अर्थात ए वर्तिकाग्र पर ए पादप का परागकण अंकुरित नहीं होगा, इसको क्या नाम देंगे? स्वबंधिता कहते हैं। तो इसके फलस्वरूप भी युग्मकों के मध्य संलयन की प्रक्रिया नहीं हुई। और कभी कभी क्या होगा कि ए पादप है, उसकी वर्तिकाग्र पर या पुष्प की वर्तिकाग्र पर बी पादप का परागकण अंकुरित नहीं होता। तो हम इस स्थिति को क्या नाम देंगे? ऐसा क्या होता है कि इनके मध्य संलयन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती, अंकुरण की क्रिया नहीं पाई जाती? तो इसी को ही हम असंगतता कहते हैं। क्या कहेंगे? असंगतता या अनिश्चयता, निश्चेषण की क्रिया नहीं हो रही। तो परिभाषा ही क्या होती है कि पूर्ण रूप से जनन सक्षम, जो कि जनन क्रिया भाग ले सकते हैं, अथवा कार्यक्षम नर तथा मादा युग्मकों के मध्य निषेचन में विफलता को असंगतता कहते हैं या अनिश्चयता कहते हैं। क्या नहीं हो रहा है उसमें? पूर्ण रूप से कार्यक्षम और जननक्षम युग्मकों के मध्य संलयन की क्रिया नहीं हो रही, उसको हम असंगतता अथवा अनिश्चयता कहते हैं। ये क्या होगी? इसकी परिभाषा हो जाती है। परिभाषा के बाद में ये कितने प्रकार का होता है? तो प्रकार में जब देखते हैं तो मुख्य रूप से दो आधार होते हैं जो प्रकार में विभक्त करते हैं। एक तो होता है कि वो कौन से पादपों के मध्य होता है, और दूसरा होता है कि कौन से जीनी लेवल पर उत्पन्न होता है। तो जब हम इसको मोटे तौर पर दो भागों में विभक्त करते हैं तो एक को नाम देते हैं अंतराजातीय और दूसरी होती है आंतरजातीय। अंतराजातीय प्रकार की अनिश्चयता में क्या होता है? एक ही वंश है, उसकी दो भिन्न भिन्न जातियां हैं, दो भिन्न भिन्न जातियों के मध्य उत्पन्न अनिश्चयता क्या कहलाती है? अंतरजातीय अनिश्चयता कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ब्रेसिका कंपेस्टिस, किसका वैज्ञानिक नाम है? सरसों का। और ब्रेसिका रापा, किसका नाम है? सलजम का। इन दोनों के मध्य परागण की क्रिया तो हो जाती है, लेकिन निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती। इसमें वंश एक ही है, ब्रेसिका है, लेकिन जातियां दोनों की अलग अलग, एक की कंपेस्टिस जाति है और दूसरी की रापा है, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए उसको नाम देते हैं अंतराजातीय प्रकार के अनिश्चयता। दूसरी होती है उसको नाम देते हैं आंतरजातीय। इसमें क्या होगा? जाति एक ही होगी, उसके दो सदस्य का मतलब उसकी किस्म कहेंगे उसको। एक ही जाति है और उसकी दो भिन्न भिन्न किस्म है, उनके मध्य यदि अनिश्चयता उत्पन्न होती है तो हम उसको नाम देते हैं आंतरजातीय। एक ही जाति के सदस्यों के मध्य उत्पन्न होने वाली अनिश्चितता, और इसी को क्या नाम देंगे? हम स्वबंधिता देते हैं। जैसे परिमूला में होता, परिमूला का एग्जाम्पल हमने कहाँ देखा था? परिमूला में देखा था कि इसमें दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। एक पुष्प वो होता है जिसमें वर्तिका लंबी होती है लेकिन पुंकेसर छोटे होते हैं, और दूसरे वे पुष्प पाए जाते हैं जिसमें वर्तिका छोटी होती है लेकिन पुंकेसर लंबे होते हैं। जब पुंकेसर और वर्तिका की लंबाई भिन्न भिन्न होती है तो इस गुण को क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं विषम वर्तिकात्व। किसमें पाया जाता था? परिमूला में। विषम वर्तिकात्व पाए जाने के कारण परिमूला में पुष्प उभयलिंगी है, समकाल प्रवक्ता भी पाई जाती है, लेकिन फिर भी स्वपरागण के स्थान पर परपरागण पाया जाता है। यदि इसके परागण किसी कारणवश इसकी वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाए, हो भी सकते हैं इसके अंदर, यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो भी परागकण इस वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होते हैं, क्योंकि वो
उस पर अंकुरित होने के लिए अनुकूलित नहीं है, इसी को क्या नाम देते हैं? स्वबंधिता नाम देते हैं। तो किसमें पाई जाती है अंतर्जातीय प्रकार की? परिमूला प्रकार में या परिमूला पादप में। दो प्रकार के अनिश्चितता के बाद में कौन सी? अंतर्जातीय और अंतर्जातीय स्वबंधितता के बाद में देखते हैं कि ये अनिश्चितता उत्पन्न क्यों हो रही है, कैसे हो सकती है, होने का कारण क्या है इसका। तो हमें इस टॉपिक को पढ़ने के लिए थोड़ा सा प्रीवियस स्टडी करनी पड़ती है। मूल रूप से अनिश्चितता है वो जीन स्तर से उत्पन्न होती है। किससे होती है? जीन स्तर से। जीन स्तर क्या हुआ? हमें अच्छी तरह से पता है कि किसी भी कोशिका के अंतर्गत केंद्रक पाया जाता है। केंद्र के अंतर्गत क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। और डीएनए का एक खंड होता है, वो क्या कहलाता है? जीन कहलाता है, जो किसी विशेष कार्य को संपन्न करता है। अब इस जीन ए के द्वारा जीन ए सक्रिय नहीं होता, तो इसके फलस्वरूप कुछ लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं, जिसके कारण परागकण अंकुरित नहीं होता, और यही अनिश्चितता को संपन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये उत्पन्न होती है, मूल रूप से किससे होती है? जीन स्तर से होती है। अब जीन स्तर की बात करें अपन, तो यदि परागकण अथवा नरयुग्मोद्भिद से विकसित होता है, तब हम उसको नाम देते हैं युग्मकोद्भिद या युग्मोद्भिदीय अनिश्चितता। किससे विकसित होती है? या तो होगी परागकण से, तो परागकण भी कैसे? एक अगुणित कोशिका, या उस परागकण से विकसित होने वाली 3 कोशिका के संस्थाओं क्या नाम देते हैं? नरयुग्मोद्भिद कहते हैं। तो या तो परागकण से विकसित होगी या नर युग्मोद्भिद से विकसित अनिश्चितता क्या कहलाती है? युग्मोद्भिदीय अनिश्चितता कहलाती है। और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है बीजाणुद्भिदीय। बीजाणुद्भिदीय अनिश्चितता। परागकण का निर्माण हुआ तो परागकण पराग सतुष्क के रूप में पाया जाता था, या सामने पड़ा था पराग सतुष्क के रूप में। पराग सतुष्क का निर्माण किससे हुआ? एक द्विगुणित कोशिका से, और इस कोशिका का नाम क्या दिया था? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इसी से हुआ। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अठसूत्री विभाजन या लघु बीजाणु जनन की क्रिया हुई, जिससे पराग सतुष्क का निर्माण हुआ, और इस पराग सतुष्क से पृथक हुई एकल कोशिका को क्या नाम देते हैं? परागकण देते हैं। परागकण की संरचना में या इसमें उपस्थित जीन के द्वारा यदि अनिश्चितता उत्पन्न होती है, तो उसको नाम देते हैं युग्मोद्भिद। लेकिन जब अनिश्चितता उस कोशिका से उत्पन्न होती है जिससे परागकणों का निर्माण हुआ है, तो किससे हुआ है? द्विगुणित कोशिका से। तो हम इस अनिश्चितता को बीजाणुद्भिद अनिश्चितता कहते हैं। तो किससे विकसित होगा? उन कोशिकाओं से जिनसे बीजाणुओं का निर्माण हुआ। तो हम लिख सकते हैं लघु बीजाणु अथवा परागकण, लघु बीजाणु जन अथवा मात्र कोशिका से विकसित अनिश्चितता। क्या नाम देंगे इसको हम? उसको नाम देंगे बीजाणुद्भिदीय अनिश्चितता। तो कुल मिलाकर के जीन स्तर की यदि बात करें तो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है युग्मोद्भिदीय और एक बीजाणुद्भिदीय। युग्मोद्भिदीय हमेशा परागकण विकसित होने के बाद में उत्पन्न होती है, जबकि बीजाणुद्भिदीय अनिश्चितता हमेशा
परागकण के निर्माण होने से पहले ही विकसित हो जाती है। अर्थात इस क्रिया के दौरान होता क्या है कि परागकण की संरचना में इस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है कि उससे पराग नलिका का निर्माण नहीं होता, या पराग नलिका की वृद्धि नहीं होती, या फिर कायिक कोशिका अथवा जन्म कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता है। जब स्व अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है, उस स्थिति में क्या क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं, हमें क्या क्या हो सकता है। तो ये एक वर्तिकाग्र आधार्य भाग अंडाशय, और यहाँ पर मैं एक बीजांड बना रहा हूँ, एक प्रारूपी की डायग्राम। इसमें ये पाए जाने वाली संरचना भ्रूण कोश। सबसे पहले परागण हो जाता है। पहला परिणाम क्या हो सकता है यदि स्व अनिश्चितता होती, परागकणों में अंकुरण नहीं हो पाता। पहली बात, इससे पराग नलिका विकसित ही नहीं होती। पराग नलिका, परागकण से पराग नलिका का निर्माण होना, फिर इससे नर युग्मक का निर्माण होना, ये अंकुरण के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो पहला क्या होगा कि अनिश्चितता होगी तो अंकुरण नहीं होगा, पराग नलिका का निर्माण नहीं होगा। और यदि पराग नलिका का निर्माण हो भी जाता है तो क्या नहीं होगा, उस पराग नलिका की वृद्धि नहीं हो पाती। और वृद्धि कहाँ से करती है, ये वृद्धि करते हुए इस वर्तिका से होते हुए बीजांड की ओर ग्रो करती है, तो इसकी ग्रोथ नहीं होती। सेकेंड नंबर, यदि ग्रोथ हो भी जाती है तो वो पराग नलिका बीजांड तक नहीं पहुंच पाती, तो इसका सही स्थान पर नहीं पहुंचना। कभी कभी यही हो जाती है कि पराग नलिका इस वर्तिका में ही फट जाती है, फलस्वरूप नर युग्मक हैं वो वर्तिका में ही मुक्त हो जाते हैं। मुक्त कहाँ होना था, भ्रूण कोश में, और कहाँ मुक्त हो रहे हैं, उससे पहले मुक्त हो रहे हैं। तो ये पराग नलिका वर्तिका में फट जाती है। और यदि पराग नलिका बीजांड तक पहुंच भी जाती है और दोनों युग्मक इस भ्रूण कोश में मुक्त हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उत्पन्न होने वाली अनिश्चितता के कारण नर युग्मक तथा मादा युग्मकों का आपस में संलयन नहीं हो पाता, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, स्व अनिश्चितता होती है। तो स्व अनिश्चितता के परिणाम ही अंकुरण नहीं हो पाता, या फिर पराग नलिका की वृद्धि नहीं हो पाती, पराग नलिका सही स्थान पर अथवा बीजांड तक नहीं पहुंच पाती, पराग नलिका वर्तिका में ही फट जाती है, या फिर नर युग्मक अथवा मादा युग्मकों का संलयन नहीं होता। इसके फलस्वरूप क्या होगा, स्व अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है। तो आज के इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया है संगतता क्या होती है अथवा अनिश्चितता क्या होती है, और ये कितने प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जब कोई परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो यदि उसमें असंगतता नहीं पाई जाती है, उस स्थिति में उन परागकणों का होता क्या है, यानी किस प्रकार से अंकुरण करते हैं, किस प्रकार से पराग नलिका की वृद्धि होती है, बीजांड में प्रवेश करता है और निषेचन की क्रिया को संपन्न करते हैं। अर्थात हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन की क्रिया को, पादपों में होने वाली निषेचन क्रिया अथवा फर्टिलाइजेशन, जिसके फलस्वरूप भ्रूण और बीज का निर्माण होता है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप अपनी इस क्लास के साथ साथ नोट्स को तैयार करते रहिए, जिससे आपको वापस रिवीजन करने में आसानी हो सकती है। थैंक यू।